हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। मैं अरुण कुमार गुप्ता आज आप लोग के लिए मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का यूनिट नंबर 1 में जो अभी तक हमने पढ़ा रखा उसके आगे का लेक्चर लेकर आया हूँ। तो आई होप आप लोग को अभी तक हमने जितने भी चीज पढ़ाया है, जैसे कि मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे कि होमोजेनियस मटेरियल क्या होती है, आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होती है, होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होती है, उसके बाद आपने पढ़ा लोड क्या होती है। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ लोडेड के बारे में पढ़े। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत ही आपका स्ट्रेस की बात करना है। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आज का ये लेक्चर, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट इस पे वेस्ट न्यूमेरिकल भी आपका बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल एज वेल एज आपका थ्योरी पार्ट दोनों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है स्ट्रेस, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ एन इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड एट अ पॉइंट इन अ मेंबर अंडर अ गिवन लोडिंग कंडीशन। इसका कहने का क्या मतलब है कि किसी भी मेंबर पे अगर कोई एक्सटर्नल लोड, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि लोडिंग कंडीशन हो, तब स्ट्रेस डेवलप होती है। और ये स्ट्रेस डेवलप होती है कहाँ? ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स के कारण। ठीक है, अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स कैसे डेवलप होती है, तो इसके लिए आपको आइए देखते हैं हम लोग फिगर से। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक मेंबर है, ठीक है, कोई एक मेंबर है, इस मेंबर पे हम लोग बात करते हैं कि लोड की कंडीशन क्या क्या। तो चलिए देखते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोड लगाते हैं। पी अमाउंट का लोड लगा। ठीक है, अब देखिए बात इससे पहले हमने बात की थी कि जब भी हम लोग इसकी एनालिसिस करेंगे तो इसमें क्या कर देखेंगे, यहाँ पे इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखेंगे। तो इसलिए ये दोनों साइड में हम लोग पी अमाउंट का लोड लगाया ताकि ये इक्विलिब्रियम में बना रहे। अब ये लोड लगेगी तो इसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, या फिर इसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर होगी। क्यों होगी? अगर किसी को देखो समझने के लिए कि अगर हम हमारे दोनों हाथों को कोई बाहर से खींच रहा है, तो ठीक है, हमारी बॉडी क्या करेगा, इसको रेजिस्ट करेगा, इसको बोलेगा कि नहीं आप अंदर की ओर, मतलब जैसा है आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऐसे ही रहिए। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कि नहीं इधर जाना है नहीं इधर जाना है। दूसरे कि जो भी हमारा मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है वो जैसा स्टार्टिंग में है वैसा ही रहना चाहिए। तो ये क्या करेगा, अगर ये खींचेगा, हाँ, तो देखिए कि कट करने के बाद कैसा दिख रहा है। कट करने के बाद ये क्या हो रहा है कि आपका यहां से इस तरीके से हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो भी इंटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्स के कारण ये बंधे हुए थे, वो क्या और टूटे, तो ये इस तरीके से मान लिया जाए कि फोर्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया की बात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पर यूनिट एरिया, यानी कि टोटल एरिया में कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है ड्यू टू तुम्हारे किसी कारण, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। यानी कि ये पूरे एरिया की हम बात करें, ये पूरे एरिया में ये इस तरीके से आपका रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हुआ है। तो यहां से हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रेस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर यूनिट एरिया, यही तो इसकी डिफिनेशन होती है। तो इस तरीके से अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है। तो जनरली ये होती है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जो अप्लाइड लोड फोर्स है, यानी कि जो भी यहाँ पे पी लोड लग रही है इसी के बराबर अमाउंट में होती है। तो अमाउंट तो यहाँ से पता चल गया, यहाँ से इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये पी अपॉन ए होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक चीज जान गए। ठीक है, अगर स्ट्रेस को किस चीज से डिनोट करते हैं हम लोग, सिग्मा से। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि स्ट्रेस और सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, पी बाई ए। ये हमारा फॉर्मूला आ गया स्ट्रेस के। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गया हो क्या स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस
रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये डिफिनेशन करती है, डिफिनेशन के अनुसार ही हमने ऐसा डिराइव किया। ठीक है, अब इस पे हम लोग को देखना है कि इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होती है, जैसे एसआई यूनिट की बात करते हैं तो पहले हम बात करें एसआई यूनिट। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो एसआई यूनिट इसका क्या होगा, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे पी क्या है, लोड है, फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो एसआई यूनिट इसका हो जाएगा आपका न्यूटन पर एरिया क्या होगा, पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, पास्कल। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीए से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट इसका आप लोग ना साथ में ही नोट करते चले। ठीक है, नोट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आएगा, आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा आएगी सब्जेक्ट से। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, आप सोचिएगा कि सर तो पीडीएफ देंगे ही और उससे हम लोग नोट करेंगे, तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। आप यहाँ पे साथ में नोट करते चले थोड़ा, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगी। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट इसका हो जाता है आपका केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो एसआई यूनिट है, जो पास्कल है, वो बहुत छोटा है। ठीक है, बहुत छोटा अमाउंट में है, जैसे कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत छोटा है, तो जनरली हम लोग की बात जो करते हैं वो हम लोग इससे हायर क्वांटिटी की बात करते हैं, जैसे कि किलो पास्कल हो गया, मेगा पास्कल हो गया, जीगा पास्कल हो गया, इस तरीके का बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका एसआई यूनिट है उसकी जो भी स्टैंडर्ड या डेरिवेशन बोल सकते हो कि आगे डिराइव कैसे। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हम बात कर रहे हैं, जैसे कि किलो पास्कल, 1 किलो पास्कल बराबर हाउ मच पास्कल, तो ये होता है 10⁻³ पास्कल इक्वल टू 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा, इसलिए आप ध्यान से इसको देखिए और समझिए। 1 मेगा पास्कल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻6 पास्कल इक्वल टू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद होता है 1 गीगा पास्कल 10⁹ पास्कल। ठीक है, अब देखो इसको मेगा बोलते हैं, थोड़ा ध्यान देना, एम फॉर मेगा, के फॉर किलो और जी फॉर गीगा पास्कल आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बस उसी का थोड़ा सा आपको रिवीजन करा रहे हैं। अब एक चीज और होती है कि जनरली जितने भी डायमेंशंस दिए हुए रहते हैं, हमारे जो भी न्यूमेरिकल में डायमेंशंस दिए रहते हैं वो किस में दिए रहते हैं, एमएम में दिए रहते हैं। ठीक है, मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में दिए रहते हैं और यहाँ पे तो पास्कल है। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी रिलेशन है कि एमएम और मीटर में, उसके बारे में अब हम देखते हैं। ठीक है, हाँ चलिए अब हम लोग बात क्या कर रहे थे कि आपका जो भी ये जो एसआई यूनिट है वो पास्कल में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। ठीक है, जो कि बहुत छोटा है, तो इससे हमें किलो पास्कल, मेगा पास्कल और जीगा पास्कल में देखें। अब देखिए ये जो है वो न्यूटन पर मीटर के फॉर्म में है, अब हमें इसे देखना है न्यूटन पर एमएम के फॉर्म में। देखिए हम लोग को पहले पता है कि 1 मीटर में कितना होता है, 1000 mm। ठीक है, तो 1 मीटर में 1000 mm, तो 1 मीटर को 1 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर हाउ मच, mm स्क्वायर, यानी 10⁶ mm स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तो आप लोग को सबको आती ही होगी। चलिए अब बात करते हैं कुछ यहाँ कन्वर्जन, 1 किलो पास्कल। ठीक है, तो 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻³। देखो ये जो मीटर स्क्वायर था इसको कन्वर्ट कर दिए एमएम स्क्वायर में, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की जगह पे क्या हो गया, 10⁻6 एमएम स्क्वायर, यानी कि 10⁻6 यहाँ से डिवाइड किए तो ये आ गया 10⁻³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसी तरीके से मेगा पास्कल, तो 1 मेगा पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, और 1 गीगा पास्कल इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, या फिर इसी को हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं 1 किलो न्यूटन अपॉन एमएम स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक
अभी तक जो भी हमने देखा वो आपका बेसिक यूनिट के बारे में हमने देखा, ठीक है, कि मतलब कि किलो पास्कल, मेगा पास्कल, जीगा पास्कल, ये सब के रिलेशन देखे, ठीक है। तो आई होप अभी तक आप लोग को क्लियर हो गई होगी कुछ यूनिट के बारे में। अब देखिए बात एक चीज यहाँ पे एक चीज आती है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये स्ट्रेस की भी यूनिट है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका प्रेशर का भी यूनिट होता है, ठीक है। तो आप स्ट्रेस और प्रेशर क्या सिमिलर चीज है? तो थोड़ा सा हम उस पर बात करते हैं, ठीक है, कि प्रेशर क्या होती है और स्ट्रेस क्या होती है। जैसा कि आपने अभी स्ट्रेस की तो डिफिनेशन पढ़ रखी है, तो प्रेशर क्या होती है थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। हाँ, तो बोल रहे थे कि यूनिट आपका पास्कल स्ट्रेस का भी होता है। अब देखिए ऐसे ही यूनिट आपका प्रेशर का भी होता है, ठीक है। इसकी भी यूनिट आप अगर यहाँ पे आप चेक कीजिएगा तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ये दोनों में क्या फर्क है इसके बारे में बात करते हैं। देखो क्या है, जो स्ट्रेस है वो आपका इंटरनल डेवलपमेंट आपकी फिनोमिना होती है। ये बॉडी के अंदर में जब हम इस पे कोई भी एक्सटर्नल लोड लगाते हैं तो बॉडी के अंदर में ये एक प्रकार का मतलब कि फिनोमिना आप बोल सकते हैं जनरेट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। और बात करते हैं हम लोग प्रेशर की, तो प्रेशर क्या होता है, ये एक एक्सटर्नल फिनोमिना है, ठीक है, ये बॉडी के बाहर में होती है। और ये किसके कारण होता है? एन एक्सटर्नल लोड अप्लाइड ऑन अ बॉडी नॉर्मल टू द एरिया इज नोन एज प्रेशर, ठीक है। किसी भी बॉडी पे मान लेते ये हमारा बॉडी है, इस पे हम लोग कोई नॉर्मल फोर्स लगाते हैं तो इस पे यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में, ठीक है, जो भी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में जो भी इस पे फोर्स के कारण फिनोमिना हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर आपका क्या है? एक्सटर्नली अप्लाई, एक्सटर्नली आपका फिनोमिना है, और आपका स्ट्रेस क्या है? इंटरनली फिनोमिना, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज है। प्रेशर आपका, अगर प्रेशर की बात करते हैं तो इसके पास कोई भी क्वांटिटी नहीं होती है, ना ही स्केलर क्वांटिटी है, ना ही वेक्टर क्वांटिटी है, ना ही टेंसर क्वांटिटी है। लेकिन स्ट्रेस क्या है? एक टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीज डिफरेंस समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि ये टेंसर क्वांटिटी क्या है, ठीक है। आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिए, आप लोग को आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है, वो भी उसमें भी कौन सी टेंसर क्वांटिटी है? सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। देखिए तीन तरह के हमारे पास टेंसर होते हैं, ठीक है, जीरो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी, सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। जीरो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी मतलब केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, यानी कि जितने भी स्केलर है वो आपका क्या है? जीरो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है। आपका वेक्टर की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है। फर्स्ट ऑर्डर कहने का मतलब है आप बोल सकते हो उसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए हमें बेसिकली दो चीज की दो कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और जीरो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली वन कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो वन कंपोनेंट दैट इज आप बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होती है। देखो मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, मैग्नीट्यूड में क्या होता है आपका? अमाउंट प्लस यूनिट, ये दोनों मिलाकर मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10 मेगा पास्कल लिखा हुआ है, यानी कि 10 मेगा पास्कल इसकी मैग्नीट्यूड है। अब इसमें देखो अगर यहाँ पे हम बोल रहे हैं स्ट्रेस, तो ये आपका स्ट्रेस रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एक्स एक्स, ठीक है। अब ये सिग्मा एक्स एक्स है, तो सिग्मा एक्स एक्स की जो अमाउंट है वो कितना है? 10 मेगा पास्कल है। और ये किस प्लेन में और किस डायरेक्शन में है वो भी आपका डिनोट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड, ठीक है, प्लेन और डायरेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे जनरली ये एक्स प्लेन में है और एक्स डायरेक्शन में ये लग रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये एक सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है। बस इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी होती है, ठीक है, ताकि आपको कभी भी न्यूमेरिकल या फिर ऑब्जेक्टिव में आए तो आप इसको टिक कर सके, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी कि स्ट्रेस की डिफिनेशन क्या हो गई, ठीक है, उसकी जो फॉर्मूला है वो क्या है, उसकी यूनिट क्या है। यूनिट के बारे में बहुत सारा चीज हमने बात किया कि किलो पास्कल क्या होता है, मेगा पास्कल क्या होता है, जीगा पास्कल क्या होता है, उसके बारे में बात किया। उसके अलावा भी हमने इसकी जो भी और ये स्ट्रेस और प्रेशर के डिफरेंस के बारे में बात किया। उसके अलावा आपका ये जो टेंसर क्वांटिटी है इसके बारे में स्टडी की। तो चलिए अभी तक तो हमने जितना भी स्ट्रेस के बारे में पढ़े, ठीक है, वो बेसिकली
थोड़ा आपका बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग या बेसिक चीज आपका स्ट्रेस से रिलेटेड थी। ठीक है, अब ये बात होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस की। ठीक है, कि मतलब कि कौन कौन सी टाइप्स आपका स्ट्रेस का यहाँ पे मतलब देखना है। ठीक है, किस किस प्रकार के स्ट्रेस होती हैं और उनकी स्टडी करनी है। ठीक है, मेनली आपको टाइप्स के बाद ही आपका न्यूमेरिकल जो भी है इंपॉर्टेंट वो आएगी। तो चलिए, आई होप अभी तक आपने जितने भी चीज देखे हैं, ठीक है, वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस की। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस की। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, स्ट्रेस को हम लोग बेसिकली तीन तरह से डिवाइड मतलब टाइप की मतलब कैटेगराइज किया है। पहला है आपका डायरेक्ट स्ट्रेस, दूसरा है इनडायरेक्ट स्ट्रेस और तीसरा है कंबाइंड स्ट्रेस। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस कहने का मतलब होता है कि जो भी स्ट्रेस आपका डायरेक्ट फोर्स के कारण डेवलप होती है, ठीक है, उसको हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ, तो उसके कारण इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है। ठीक है, अब ये सब चीज देखो, जितना भी इनडायरेक्ट स्ट्रेस है, जो बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, और आप बोल सकते हैं कंबाइंड स्ट्रेस, आपकी एक एक यूनिट ही है आपके सिलेबस में पढ़नी। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डीपली में और स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे अभी हम लोग को डायरेक्ट स्ट्रेस यानी कि इस वाली जो यूनिट है, इस वाली यूनिट में हम लोग को क्या पढ़ना है, अभी डायरेक्ट स्ट्रेस के बारे में पढ़ने। डायरेक्ट स्ट्रेस के अंदर में आपका नॉर्मल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेस के बारे में पढ़ना, कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है और शियर स्ट्रेस क्या होती है। नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर में भी आपको टेंसाइल स्ट्रेसेस और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस के बारे में पढ़नी है। टेंसाइल कहने का मतलब, ठीक है, टेंसाइल लोड के कारण जो भी स्ट्रेसेस डेवलप होती है उसको टेंसाइल स्ट्रेसेस बोलती है, और कंप्रेसिव लोड के कारण जो भी स्ट्रेसेस डेवलप होती है उसको कंप्रेसिव लोड स्ट्रेस कहते हैं। अब देखो, यहाँ पे बात यहाँ पे आती है कि नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस क्या होते हैं। जैसे कि अभी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लोड जब पढ़े थे, ठीक है, तो वहां पे हमने ये चीज पढ़ा था कि आपका दो तरह के लोड होती है, एक होती है नॉर्मल लोड, एक होता है आपका शियर लोड। ठीक है, यानी कि नॉर्मल लोड कहने का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, किसी भी क्रॉस सेक्शन का अगर परपेंडिकुलर कोई लोड लगती है तो वो क्या होता है, नॉर्मल लोड होती है। और उस नॉर्मल लोड के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगी किसी भी मेंबर में, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी स्ट्रक्चर में, वो आपका क्या होगा, आपका होगा नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, और आप बोल सकते हैं शियर। ठीक है, जब हम कोई भी लोड को पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के अगर हम पैरेलल कोई लोड लगाएंगे तो उसके कारण जो भी स्ट्रेस डेवलप होगी उसको बोलेंगे क्या, शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस भी दो तरह के होता है, एक टेंसाइल स्ट्रेस और एक कंप्रेसिव। टेंसाइल हमने बताया कि ठीक है, पुलिंग टाइप का जो लोड लगेगा, ठीक है, पुलिंग टाइप का जो लोड लगेगा उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेंसाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग पुशिंग टाइप का फोर्स लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए इसको हम लोग इस तरीके से लोड लगा रहे हैं, इस तरीके से, मतलब दोनों हाथ को एक साइड में मतलब ला रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोड को क्या, ऐसे लोड के कारण जो भी स्ट्रेस डेवलप होगी किसी भी ऑब्जेक्ट में उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतना चीज क्लियर हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस की, कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, थोड़ा डिफिनेशन देखेंगे और उसकी जो भी फिगर से हम लोग उसको समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे नॉर्मल स्ट्रेस। देखो, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। नॉर्मल स्ट्रेस आप बोल सकते हैं कि इट इज अ लोड, ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि इट इज अ स्ट्रेस विच डेवलप्ड ड्यू टू नॉर्मल लोड। ठीक है, नॉर्मल लोड कहने का मतलब क्या है कि किसी भी प्लेन का परपेंडिकुलर जो भी लोड होगी। ठीक है, अब ये आपका हो सकता है टेंसाइल नेचर का हो या कंप्रेसिव नेचर का। अभी फिलहाल हमने क्या लगा रखा है, पुलिंग टाइप का लोड, यानी कि बाहर की ओर खींच रहा है। ठीक है, बाहर की ओर खींच रहा है यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल लोड। ठीक है, तो टेंसाइल लोड के कारण इसमें क्या होगा, एलोंगेशन आ गई, यानी कि ये फैलना चाहेगा। ठीक है, तो ये तो बात होती है टेंसाइल और कंप्रेसिव की। अगर कंप्रेसिव लोड लगेगी तो ये, तो यहाँ पे सिंपल सा नॉर्मल लोड, यानी कि नॉर्मल लोड इस तरीके से होती है। ठीक है, या नॉर्मल लोड के कारण जो भी स्ट्रेसेस होती है, तो आपका ये एक फिगर ऐसा भी बन सकता है। अगर मान लिया जाए हमने रेड से दूसरे लोड लगा दिए, ठीक है, ये रेड पेन से हमने दूसरा लोड लगाया, इस तरीके का ऐसा भी लोड लग सकता है। ठीक है, तो ये दोनों फिगर, यानी कि परपेंडिकुलर कहने का मतलब है इस प्लेन का परपेंडिकुलर बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक फिगर बन रहा होगा,
आप फिगर में देखिएगा कि यहाँ पे किस तरीके से स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का फिगर है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को इसमें दिख रहा है क्या कि एक इस पर और एक शियर स्ट्रेस का भी दिखा रहा है, वो अभी हम शियर स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं कि ये नॉर्मल स्ट्रेस किस तरीके से है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसकी फॉर्मूला क्या होगी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वाई आपका जो भी एरिया। ठीक है, सिंपल वही स्ट्रेस है, बस केवल हमको ये समझना है कि नॉर्मल कब होता है, शियर कब होता है। ठीक है, शियर में कौन सी एरिया लेंगे और नॉर्मल में कौन सा एरिया लेंगे। ठीक है, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो स्ट्रेस है आपकी मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करता है। एक चीज हम कंफर्म रखना। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्लास्टिक का है कि लोहे का है कि आयरन, बोल सकते हो कि स्टोन का है, किसी भी चीज का हो, इसमें स्ट्रेस जितना भी लोड लगाइएगा पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग देखेंगे तो उतना हमारा स्ट्रेस आ जाएगा। यानी कि लोड पर यूनिट एरिया ही हमारा केवल स्ट्रेस होता है, उसमें मटेरियल की कोई प्रॉपर्टी नहीं देखी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकते हैं। तो यहां से आप नोट करके एक पॉइंट लिख सकते हैं, स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी, यानी कि मटेरियल की कोई भी प्रॉपर्टी पे वो डिपेंड नहीं करता। चलिए, तो आई होप आप लोग को सिग्मा एन आप लोग को समझ में आ गया। अब इसी के आगे में क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब देखो दो तरह के स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं वहां पे भी। ठीक है, जैसे कि एक आपका ब्लैक से दिखाए हमने, तो ब्लैक से जो दिखाए हैं वो क्या है आपका, अगर केवल हम ब्लैक को दिखाएं और इसको रेड वाले को कैंसिल कर दे, हटा दे, तो आपका ये क्या होगा, टेंसाइल नेचर का। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस ही है लेकिन नॉर्मल में ये कौन सा है, टेंसाइल। तो इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा टी इक्वल टू पी अपॉन ए। ठीक है, जितना अमाउंट का आपका टेंसाइल लोड लग रही है पर यूनिट एरिया, और इसको सिग्मा टी से इसको क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कंप्रेसिव की, कि कंप्रेसिव लोड कैसा होगा। ठीक है, इस तरीके का अगर लोड लगा तो ये कौन सा लोड लगेगा, कंप्रेसिव नेचर का। ठीक है, तो टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों नेचर का हम लोग को देखना। तो यहाँ पे इसको हम लोग कंप्रेसिव को हम लोग सिग्मा सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, पी अपॉन ए, यहां से हम लोग बोल सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या हो गया आपका, पी अपॉन ए। और वो कंप्रेसिव नेचर का जनरली ये क्या होता है, इसमें लेंथ घटती है, तो इसको हम लोग बहुत टाइम ये भी बोलते हैं कि जो आपका टेंसाइल स्ट्रेस है वो आपका पॉजिटिव होती है, और ये आपका जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो आपका निगेटिव स्ट्रेस कर देते हैं। ठीक है, कि ये निगेटिव डायरेक्शन को शो करता है क्योंकि ये घटता हुआ शो करता है। तो जनरली अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे बात करेंगे तो ये जनरली पॉजिटिव होती है और ये आपका निगेटिव हो जाती है। ठीक है, कि लोड हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब कि लोड तो कांस्टेंट रहती है, मतलब कि उसकी लेंथ घट रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। तो ये अभी तक हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में। ठीक है, उसमें हम लोग देखे नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर में हमें क्या दिखा, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है कि किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर कोई लोड लगती है, उसके कारण जो भी स्ट्रेस डेवलप होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल फील करते हैं आप उससे उस तरीके से अपना नोट्स को बना सकते हैं। बाकायदे हम आपको पीडीएफ भी देंगे इस पूरे यूनिट का। ठीक है, या पूरे सिलेबस का आपको हम पीडीएफ अपने हैंड राइटिंग में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए, ये चीज तो है, इसके साथ साथ आपको ये चीज भी पढ़ना और साथ में अपना नोट्स भी एक बनाते जाइएगा। ठीक है, ताकि यहाँ पे, क्योंकि अभी तक हमने केवल ये चीज पढ़ा, अब हम इस पे बात करेंगे कि इसकी जो फर्दर है, जैसे टेंसाइल स्ट्रेस पे, कंप्रेसिव स्ट्रेस पे आपका न्यूमेरिकल आएंगे, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शियर स्ट्रेस का। ठीक है, कि शियर स्ट्रेस कैसा होता है। तो अभी तक हमने नॉर्मल स्ट्रेस की बात किया, तो अब शियर स्ट्रेस की भी बात कर ही लेते हैं। ठीक है, अब बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस और कंबाइंड स्ट्रेसेस, ये सब आपको एक एक यूनिट में ही पढ़ना है, तो वहां पे ही हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है,
हाँ, तो हम लोग अभी देख रहे थे शियर स्ट्रेस। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस में हमने क्या पढ़ा? नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में पढ़ा। नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर में क्या पढ़ा? टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके हमने फॉर्मूले भी देखे, उनकी जो भी साइन है कि वो पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है, उसके बारे में भी हम लोग अभी स्टडी कर दिया है। अब देखिए, अब बात करते हैं शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होती है? ठीक है, शियर स्ट्रेस जनरली ड्यू टू शेयर लोड के कारण होता है। अब शेयर लोड होता कैसे? हमने आपको लोड में बढ़ाया था कि शेयर लोड क्या होता है कि किसी भी प्लेन के पैरेलल में जो भी फोर्स लगती है उसे शेयर लोड बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि हमने वहां पे ये इस तरीके से भी बताया था कि ये दो हाथ, मतलब कि ये हमारा प्लेन है और एक ये प्लेन है, ये दोनों प्लेन के बीच में इस तरीके का अगर लोड, देखो हम इसको ऊपर खींचना, ऊपर भेजना चाह रहे हैं, इसको नीचे, तो ठीक है, तो इस तरीके से अगर लोड बनते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर कोई लोड लगती है तो इस बीच में स्ट्रेस जनरेट होगी। ठीक है, अगर मान लिया कि ये दोनों एक ही बॉडी रहता, एक बॉडी रहता है, देखो यहां से हम खींचना स्टार्ट करते हैं, कोई नीचे से खींचना, तो ये क्या होता है? इस तरीके से डिफॉर्म होता है या फिर इस तरीके से फिनोमिना इसके अंदर आती है, तो इसमें एक स्ट्रेस जनरेट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमको समझ में आ गया कि शियर स्ट्रेस क्यों होता है, क्योंकि ये आपका बोल सकते हैं कि प्लेन के पैरेलल में जो कोई भी फोर्स लगेगी तो उसको हम लोग शियर लोड बोलते हैं, और उससे हमारा जो भी स्ट्रेस डेवलप होती है उसको हम लोग शियर स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे वही चीज है कि शियर स्ट्रेस क्या होती है। तो शियर स्ट्रेस में हमने एक आपका बोल सकते हैं कि ये क्या है? दो प्लेट है जिसको रिवेट किया हुआ। ठीक है, रिवेट के साथ। अब देखिए, इसको देखना है तो आप लोग, आपके घर में एक लोहे की बाल्टी होती थी पहले, अभी पता नहीं, अभी तो सबके घर में प्लास्टिक की बाल्टी होती है। तो पहले लोहे की बाल्टी आती थी तो उसमें एक रिवेट लगा होता था। ठीक है, मतलब पूरे ऊपर से नीचे दो चदरे को घुमाकर इस तरीके से, और उसमें रिवेट मार दिया जाता था एक के ऊपर में चढ़ाकर। तो वही चीज यहाँ पे, तो इस तरीके से है कि दो प्लेट है, दो प्लेट को एक हम रिवेट से ज्वाइंट कर रखे हैं, और इसमें एक प्लेट को ये साइड खींच रहे हैं, एक प्लेट को ये साइड खींच रहे हैं। तो इसमें जो भी रिवेट होगी, ठीक है, ये जो रिवेट होगी, तो रिवेट का जो लोड लगेगी, ये इस पॉइंट पे बात करो, इस पॉइंट पे, तो एक लोड इधर लगेगी, एक लोड इधर, यानी कि पैरेलल लग रही है। ठीक है, अगर इस रिवेट को हम इस तरीके से ऊपर से टॉप व्यू देखें तो ये मतलब कुछ इस तरीके का हो। ठीक है, मान लेते ये जनरली आपका सर्कुलर शेप का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से है, तो इस पे क्या आ रहा है कि पैरेलल लोड लग रही है। कुछ इस तरीके का लोड लग रहा है, एक लोड इस साइड, एक लोड इस साइड। ठीक है, तभी तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो होना चाहिए। अब ये नहीं कि केवल एक ही साइड लगे, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके का लोड लग रहा है कि यानी कि इसके पैरेलली लग रहा, तो पैरेलली लग रहा है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होगी, ठीक है, यहाँ पे जो भी स्ट्रेस डेवलप होगी उसको हम लोग शियर स्ट्रेस बोलते हैं। इसको डिनोट किस चीज से करते हैं? शियर स्ट्रेस को टॉ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं टॉ इक्वल टू आपका जो भी अमाउंट का लोड लग रहा है वो P अपॉन इसका जो एरिया, यानी कि ये एरिया, ठीक है, ये एरिया की बात करते हैं, जो भी आपका शियर प्लेन का एरिया होता है, तो ये एरिया, ये मान लेते हैं ए है। तो इस तरीके से शियर स्ट्रेस बराबर क्या हो गया? P बाई ए। यहाँ पे बोल सकते हैं कि शियर लोड अपॉन शियर एरिया, ये भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, शियर लोड अपॉन शियर एरिया। ठीक है, जो भी आपका एरिया शेयर हो रहा है उसका हम लोग उस एरिया की बात करते हैं, शेयर लोड के कारण हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग शियर स्ट्रेस की भी बात कर लिया। ठीक है, इसका यूनिट जो भी आपका सिमिलरली होती है। तो आई होप आज आप लोग का ये जो लेक्चर है, ठीक है, स्ट्रेसेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, नॉर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है, बहुत सारे हम उसमें पढ़े कि इसका जो स्ट्रेस है और प्रेशर से कैसे डिफरेंस है। तो इस तरीके से आज का ये जितने भी आपका सिलेबस थी उसने हमने कवर करने का कोशिश किया। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इससे कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, ताकि हम आपको इससे आगे का जो भी आपका सिलेबस है, जैसे कि न्यूमेरिकल वगैरह है, वो चीज हम अगले लेक्चर में लेकर आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए आज का ये लेक्चर यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू।